इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। उससे पहले हमें एमएनसी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो ये क्या होते हैं? कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ओन या कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन एक से ज्यादा देशों में। जैसे आप लगा लीजिए कि कोई लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो मैन्युफैक्चर कर रही है कुछ पार्ट्स चाइना में, कुछ कोरिया में, कहीं से बैटरी आ रही है, कहीं पे असेंबली हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएस में हो रहा है। तो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो काफी देशों में हो रहा है, और सप्लाई भी, बेच भी वो अपना माल पूरे विश्व में भी बेच रहे हैं, 10-20 कंट्रीज में कम से कम बेच रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कह देते हैं। ये जो है फिनिश प्रोडक्ट्स ग्लोबली सेल करते हैं, प्लस इनके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस भी ग्लोबली हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि वो सेल भी मल्टीपल कंट्रीज में करें और मल्टीपल कंट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि एक देश में प्रोड्यूस हो गई तो उसे हम एमएनसी मान लेते हैं। वो तो बस एक डोमेस्टिक कंपनी है जो बाहर सेल कर रही है। इनका प्रोडक्शन प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि किसी देश से, किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी से कोई एक पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। मान लीजिए फोन के लिए कुछ पार्ट्स कोरिया से आ रहे हैं, कुछ चाइना से आ रहे हैं, असेंबल वियतनाम में हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएस में है। तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल, सिलिकॉन चिप्स वगैरह यूएस से आ रही हैं, डिफरेंट स्टेट से। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है? हमने न्यूज में भी ये सुना होगा वर्ड। जब भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं एसेट्स पे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स या अदर इक्विपमेंट, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कुछ भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, कुछ असेट्स चाहिए होती हैं। जैसे अगर खेती करनी है तो अगर ट्रैक्टर बाय कर रहे हैं, वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। और जब ये इन्वेस्टमेंट एमएनसी करता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन करता है, तो उसे हम कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे इंडिया में अगर कोका कोला इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जब भी ट्रेड इंक्रीज होगा कंट्रीज के बीच में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जैसे इंडिया और यूएस के एक दूसरे की गुड्स अगर वो ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट यहाँ से बाहर जा रहा है, वहां से अंदर आ रहा है इंडिया में, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, के मार्केट्स जुड़ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के। और यही ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ मैसिवली इंक्रीज ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है कि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं। जैसे कोका कोला जो अमेरिकन कंपनी है, वो पूरे विश्व में अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है। आइडियाज भी एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, जो आइस बकेट चैलेंज था या मी टू सेक्सुअल हरासमेंट पे मूवमेंट है, वो काफी ग्लोबलाइज हो गई। एक एरिया में वो प्रमोट हुई और पूरे दुनिया में वो चली गई। हमारे यहाँ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे स्विच वॉचेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और जो ट्रैवल कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में। तो ये सारी चीजों ने दुनिया को क्या कर दिया कि इंटरकनेक्टेड कर दिया है। तो इंडिया, यूएस, जर्मनी, चाइना, ये सारे देश इंटरकनेक्टेड हैं। इनमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी मूव कर रहा है। एमएनसीज इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे हम कोका कोला की एग्जांपल ले रहे हैं या एफडीआई की। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्विस वॉच आप पहन रहे हैं, वो स्विट्जरलैंड से आ रही है। गूगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये यूएस की कंपनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुई, फिर इंडिया में भी आई है। फेसबुक ने पिछले साल रिलायंस में इन्वेस्ट किया है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस है, ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है कि हम इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। और इसका ऑपोजिट है ट्रेड बैरियर। जब हम ग्लोबलाइजेशन को रोकते हैं, इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ सकते हैं। तो बेसिकली हम ट्रेड बैरियर की बात कर रहे हैं अभी। तो मतलब ट्रेड में कुछ बैरियर क्रिएट करना है, इसमें गुड्स ही आएंगी। पर अगर ये कहें कि ग्लोबलाइजेशन में और तरीके के भी बैरियर्स लेके आ सकते हैं, सर्विसेज का बैरियर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का बैरियर हो सकता है। तो ट्रेड बैरियर ये मेजर चीज है जिसपे कंट्रोवर्सी रहती है, तो इसे डिस्कस करते हैं। इसमें एक चीज है कस्टम ड्यूटी। तो
अगर इंडिया ने ट्रेड कंट्रोल करना है तो वो कस्टम ड्यूटी या इस तरीके का ट्रेड बैरियर लगा सकता है। इसमें क्या होगा कि फॉरेन ट्रेड रेगुलेट होगा। हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करते हैं फॉरेन ट्रेड इस मेथड्स के थ्रू। जैसे कस्टम ड्यूटी अगर बढ़ाएंगे किसी प्रोडक्ट पे तो उसका इंपोर्ट कम हो जाएगा, घटाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड होगी। तो कई बार हम बैन लगा देते हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं आएंगे रिसाइकलिंग के लिए। तो वो भी एक तरीके का ट्रेड बैरियर है। और जब भी हम रिमूव करते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एक्टिविटी तो उसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटी है, उसको हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं, हम कोई रुकावट नहीं पैदा करना चाहते, तो रुकावटें अगर दूर करेंगे उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। ये भी ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो पहले जो भारत में लाइसेंस कोटा परमिट राज होता था, उसको जब हमने 90s में डिसमेंटल किया तो हम कहते हैं कि हम लिबरलाइज्ड इकोनॉमी की ओर बढ़े। क्योंकि पहले कुछ भी सेट करना है, इंडस्ट्री सेट करनी है, लाइसेंसेस होते थे, कुछ कोटा होता था इंपोर्ट का, परमिट्स लेने पड़ते थे इतने सारे। तो वो जो लाइसेंस कोटा परमिट राज था उसको डिसमेंटल किया गया। लिबरलाइजेशन का ही एक पार्ट है रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। जब हम ट्रेड बैरियर्स रिमूव करेंगे वो भी लिबरलाइजेशन है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी इंप्रूव होगी, वो इंक्रीज होगी। उससे क्या होगा, बिजनेसेस फ्रीली अपने डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कस्टम ड्यूटीज हम अबॉलिश कर देते हैं तो बिजनेस को पता होगा कि अगर ये चीज किसी कंट्री में सस्ती है तो हम वहां से सोर्स कर लेंगे, इंडिया में अगर महंगी है वहां से नहीं लेंगे। तो फ्रीली वो अपना डिसीजंस ले सकता है। अगर यही कस्टम ड्यूटी लग रही है तो वो फ्री नहीं है, उसको सरकार के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी लगा दी, बाहर से इंपोर्ट महंगा हो गया, उसे डोमेस्टिकली ही सोर्स करना पड़ेगा। तो ये लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी ट्रेड बैरियर से जुड़ा हुआ है और दोनों कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1995 में आई थी। इसका मेन एम है लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये न्यूज में भी रहता है। ये नेगोशिएटिंग फोरम है जिसमें हम ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस करते हैं। और इसके तीन मेजर जो प्रिंसिपल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हमें स्टडी करने के लिए। पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसमें दो चीजें हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है कि कोई भी कंट्री अगर अपने टैरिफ्स रिड्यूस करता है किसी एक कंट्री के लिए तो बाकी कंट्रीज के लिए भी करना होगा। तो उसे हम कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। तो सभी को एक जैसा व्यवहार करना होगा दूसरी कंट्रीज के बीच में, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो इंडिया ये नहीं कह सकता कि चाइना के इंपोर्ट्स पे 5% ड्यूटी है, यूएस के इंपोर्ट पे 2% ड्यूटी है। इसलिए मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस है ये देना पड़ता है बाकी कंट्रीज को। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो जस्टिफाई करने पड़ते हैं। दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। जो बाहर से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आएगी इंडिया में, उसे हमें नेशनल ट्रीटमेंट देना होगा, मतलब ऐसे बिहेव करना होगा जैसे वो हमारी ही कंपनी है। तो हम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि जो बाहर से इंडिया में कंपनी आएगी उस पे 30% इनकम टैक्स लगेगा या कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, जो इंडिया की कंपनी है उस पर 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होगा। फिर है प्रिडिक्टिबिलिटी। ये थोड़ा क्वालिटेटिव है, मेजर करना भी डिफिकल्ट है। और ये रिलेटेड है ट्रांसपेरेंसी से, कि पॉलिसी जो है वो प्रिडिक्टेबल रहेगी, तो अब्रप्ट चेंजेस नहीं होंगे और ओपन होगी पॉलिसी। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने फैक्ट्री सेटअप कर ली एमएनसी ने, उसके बाद उसे पता चल रहा है कि ये भी लॉज हैं और वो इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर फेयर ट्रेड की बात कर रही है तो छल कपट नहीं होगा, फेयर ट्रेड होगी कंट्रीज के बीच में। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को वो अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे ट्रेड के थ्रू। डंपिंग, इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं कि अपने पास अगर एक्स्ट्रा गुड्स हैं वो दूसरे देश में सस्ते दाम पे बेच दी उनकी इंडस्ट्री किल करने के लिए, तो उसके लिए एंटी डंपिंग मेजर्स अलाउ करता है डब्ल्यूटीओ। हमें फेयर ट्रेड ही प्रमोट करना है। ये इनिशिएटिव था डेवलप्ड कंट्रीज का, तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है, इसके थ्रू डेवलप्ड कंट्रीज जो है डोमिनेट कर रही हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड के, और इसमें डेवलप्ड कंट्रीज का हाथ है। तो क्रिटिसिज्म ये रहता है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड में या एग्रीकल्चर ट्रेड में कुछ इस तरीके के प्रोविजंस लेके आते हैं जिससे डेवलप्ड कंट्रीज का फायदा होता है। जैसे पेटेंट्स वगैरह हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा है और वो अपने पैसे के दम पे
एक चीज प्रोड्यूस करके अगर सेल कर रहे हैं उसकी वो रॉयल्टी देते रहते हैं 15-20 सालों के लिए। तो WTO में गुड्स ट्रेड पे हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क रहता है कि गुड्स ट्रेड जो हो रही है वो ठीक नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्री के फेवर में है। तो इंडिया में भी ये क्रिटिसिज्म रहता है, इसलिए वो टैरिफ वगैरह लगाते रहते हैं जो इंडिया की सरकार है। सर्विसेज ट्रेड इंडिया के लिए और डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छे हैं, जो भी सर्विस लेड ग्रोथ पे फोकस करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था हमारा सर्विस सेक्टर स्ट्रांग है, तो इंडिया हमेशा कहता है कि सर्विसेज ट्रेड भी उतने ओपन होने चाहिए जितनी गुड्स ट्रेड है। और इन्वेस्टमेंट, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट जो WTO अगर प्रमोट करता है वो अच्छी चीज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये कह सकते हैं कि जो तीसरा कंपोनेंट है जिससे ग्लोबलाइजेशन हमें डील कर रहे हैं इस टॉपिक को, तो ग्लोबलाइजेशन में जो तीसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का, ये काफी जरूरी है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ऊपर वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड है इस पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज इंटरफेयर कर रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड को।